Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome as the case may be if you're coming to the channel for the very first time. I hope that you all are doing well. What we are going to cover in this particular revision lecture, we are going to revise your essay 501 and essay 505. इस particular revision lecture के इस particular chapter number 3 के revision के दो parts already channel पे available हैं, जिसके अंदर भी हमने आपके standards of auditing जो आपके इस chapter में है उनको कवर किया है. अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं रेफर किया है तो डू रेफर दोज रिवीजन लेक्चर्स. ओके, हम मतलब मैं अपनी इस रिवीजन के लिए आई एम गोइंग टू यूज माय हैंड रिटन चार्ट्स. बहुत ही सुपर्ब चार्ट्स हैं ये, बहुत ही कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट्स हैं. मतलब इन चार्ट्स में आपको, अगर आपने इन चार्ट्स को रेफर किया, आपको अपना मटेरियल रेफर करने की नीड नहीं होगी. मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें कवर नहीं करवाई है. मतलब आपका 70 to 80 to 85% इनफैक्ट आई कुड से आपका पूरा का पूरा ऐसे यहां पे कवर है. ओके, आप इन चार्ट्स को कैसे यूज कर सकते हो? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन मेक इट ऑन योर ओन, बिकॉज अगर आप इसको अपने हाथ से खुद बनाओगे आपको ये पूरा का पूरा ऐसे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. ओके, आई होप आई एम क्लियर कि आपको कैसे कैसे इस पर्टिकुलर रिविजन की पढ़ाई करनी है, मतलब आपको ये लेक्चर कैसे देखना है. ऐसे नंबर 501 एंड ऐसे नंबर 505 बहुत ही दो छोटे छोटे से एसेज हैं, लेकिन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है तो हम किसी भी पर्टिकुलर ऐसे को नहीं छोड़ेंगे. हम इस आपके डिटेल्ड रिवीजन सीरीज में पूरे के पूरे सिलेबस को डिटेल में रिवाइज करेंगे. ओके, सो ऐसे 501 किसके बारे में बात करता है मैम? ऐसे 501 बात करता है आपके सिलेक्टेड आइटम्स के रिलेशन में मेरे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में. मैम, ये सिलेक्टेड आइटम कौन कौन से हैं? तो ऐसे 501 कहता है, गिव मी 2 मिनट्स. तो आपका ऐसे 501 ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू सिलेक्टेड आइटम्स उसके बारे में बात करता है. सिलेक्टेड आइटम्स मतलब आपके ऐसे ने 3 आइटम्स चुने हैं जिनको वो कहता है कि सिलेक्टेड आइटम्स है. कौन कौन से? नंबर वन इन्वेंट्री. दूसरा आपका लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, ये आपको लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ सुनो. तीसरा आपकी सेगमेंट इंफॉर्मेशन. इस स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमने आज तक जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग सीखे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, हमने अपनी रेगुलर क्लास में भी जो भी पढ़ाई करी है, हमने हर एक स्टैंडर्ड में ये देखा है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. मतलब वो स्टैंडर्ड जिस भी सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, हमारे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन सिर्फ आपका ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो आइटम्स के बारे में बात करता है, जिसने तीन आइटम्स को सेलेक्ट किया है और उन आइटम्स के रिलेशन में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो बताता है. तो इन आइटम्स में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है इन आइटम्स की जो हमारा ऐसे पर्टिकुलरली इन 3 आइटम्स के बारे में बात करता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट. अगर आपके जो 3 आइटम्स है, अगर आपकी एंटिटी इन 3 आइटम्स में से किसी भी आइटम्स में कोई भी मिसस्टेटमेंट करेगी या कोई भी फ्रॉड करेगी या कोई भी गलती करे, चाहे वो इंटेंशनल है चाहे वो अनइंटेंशनल है, तो उसका एक ह्यूज इफेक्ट पड़ता है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. ठीक है मैम, एग्जांपल देके बताओ. तो सुनो, मान लो कि आपकी एंटिटी है फार्मा कंपनी, मतलब आपकी एंटिटी फार्मेसी में डील करती है, वो मेडिसिन बनाती है, और आपकी एंटिटी कहती है कि मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है 2000 करोड़ की. तो आपकी एंटिटी ने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी बताई? 2000 करोड़ रुपए की. अब ये उसकी फ्रंट स्टोरी है कि उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी है? 2000 करोड़ रुपए की. इसका मतलब आपकी एंटिटी कहती है कि मेरे पास 2000 करोड़ रुपए का स्टॉक है जिसको मैं फ्यूचर में बेचकर प्रॉफिट कमाऊंगी. प्रॉफिट से उसका ईपीएस बढ़ेगा, एमपीएस बढ़ेगा, अल्टीमेटली उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी. मतलब वो ये बोलना चाह रही है कि फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी. तो जब उसके जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी लोग जिसका भी उस एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो आपकी इस एंटिटी की वैल्यूएशन को देखेंगे, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को देखेंगे, वो इस एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एंटिटी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है. लेकिन ये जो फिगर है 2000 रुपए की, ये इसकी फ्रंट स्टोरी
स्टोरी है। फ्रंट स्टोरी मतलब इसकी एक बैक में भी स्टोरी है। बैक स्टोरी ये है कि एक्चुअल में आपकी एंटिटी की वैल्यूएशन उसके स्टॉक की 2000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 200 करोड़ रुपए है। मैम ऐसा कैसे? आपकी ये जो एंटिटी है ना, इसने जो इसका ऑब्सोल्यूट स्टॉक है, जो इसकी एक्सपायर्ड मेडिसिन है, उसने उस एक्सपायर्ड मेडिसिन को भी उसने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आपका ऑडिटर इन्वेंट्री को ढंग से चेक नहीं करेगा तो वो कभी भी अपनी इन्वेंट्री में जो भी मिसस्टेटमेंट है या जो भी फ्रॉड है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा और अल्टीमेटली वो एक ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं दे पाएगा, वो सही ओपिनियन नहीं दे पाएगा। और जो भी लोग आपकी एंटिटी में फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हैं या अदरवाइज इंटरेस्टेड हैं, उनको बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि इन्वेंट्री की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है किसी भी एंटिटी के लिए। आपका SA 501 स्पेसिफिकली इन्वेंट्री के रिलेशन में मेरे ऑडिटर के कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में बात करता है। ओके, सेकेंड आइटम कैसे मटेरियल है हमारी किसी भी एंटिटी के लिए, तो वो सुनो। मान लो यही इसी फार्मेसी कंपनी के ऊपर किसी ने कोई भी क्लेम डाला हुआ है या इसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है कि हमने इस एंटिटी की मेडिसिन को यूज किया और हमारे ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया और इस एंटिटी को लगता है कि बहुत हाई चांसेस है कि ये उस केस को हार जाएगी कोर्ट में। उस केस में जब ये हारेगी उस कोर्ट में उस केस को, तो उस केस में इसको क्या देना पड़ेगा? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन देना पड़ेगा। इतना बड़ा अमाउंट ऑफ फाइन देना पड़ेगा कि इसकी जो फ्यूचर वाइबिलिटी है कि ये फ्यूचर में कंटिन्यू कर पाएगी एज अ गोइंग कंसर्न, शायद वो भी हिल जाए। क्योंकि इस केस में सिर्फ उसका फाइनेंशियल डैमेज नहीं होगा, फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ उसका रेपुटेशनल लॉस भी होगा। इसी वजह से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर सेलेक्टेड आइटम्स, जिसके बारे में ऐसे 500A कहता है कि ऑडिटर को सेलेक्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे in order to obtain the sufficient and appropriate audit evidences। तीसरा आइटम जो आपका SA 501 डील करता है वो है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। बिजनेस सेगमेंट का मतलब होता है आपके बिजनेस के वेरियस कंपोनेंट, वेरियस ब्रांचेस, वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपका बिजनेस बनाता है। सेगमेंट आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बन सकते हैं, सेगमेंट आपके ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे भी बन सकते हैं, सेगमेंट आपके कंज्यूमर बेस के बेसिस पे भी बन सकते हैं। सेगमेंट में आप इन डिटेल में पढ़ते हो AS 17 और इंडेस 108 में, ठीक है। तो आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे इन रिलेशन टू दीज 3 सेलेक्टेड आइटम्स। तो फटाफट आप मुझे बताओ, SA 501 अगर मेरे साथ रिवीजन करनी है तो मेरे साथ बोलना सीखो कि हम क्या डील कर रहे हैं इस essay में। जैसे मैं बोलती हूं वैसे ही बोलो। अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूं तो मेरे साथ सिर्फ आप हिंदी में ही बात करो, वैसे ही बोलो। तो बोलो मेरे साथ कि SA 501 किन 3 सिलेक्टेड आइटम्स के बारे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है। तो मैम SA 501 बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इन रिलेशन टू इन्वेंट्री। पहला सिलेक्टेड आइटम है योर इन्वेंट्री, सेकंड इज योर लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड थर्ड इज योर सेगमेंट इंफॉर्मेशन। पहला टॉपिक है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इन रिलेशन टू दीज 3 सिलेक्टेड आइटम्स। तो SA 501 कहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। क्या कलेक्ट करने हैं? उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। मैम किस चीज के सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमारे ऑडिटर को कलेक्ट करनी है? तो SA 501 कहता है कि आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, इन रिलेशन टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड इन रिलेशन टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो SA 501 क्या कहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको क्या करना है, उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। किसके रिगार्ड में उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं? तो उसको इन्वेंट्री के ऊपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसको लिटिगेशन एंड क्लेम्स और आपके सेगमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। भले ही आप मेरे सामने नहीं बैठे हो लेकिन फिर भी आप साथ साथ में बोल सकते हो कि यस वी आर क्लियर। ओके, अगर आप
लेक्चर के बीच में इन्वॉल्व रहोगे, मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, भले ही ये डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बार बार रिवाइज करवाऊं, तो आप मेरे साथ बार बार बोलो कि हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इन रिलेशन टू SA 501, कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं इन रिलेशन टू 3 आइटम्स, नंबर 1 इन्वेंट्री, नंबर 2 लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड नंबर 3 सेगमेंट इंफॉर्मेशन। मैम ये बताओ कि हमारा ऑडिटर जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू इन्वेंटरी, तो वो इन्वेंटरी में क्या देखेगा? SA 501 कहता है कि जब हमारा ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू इन्वेंटरी, तो वो देखेगा उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। दो चीजें देखेगा, कौन सी? उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। मेरे साथ बोलो, कौन सी? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। एग्जिस्टेंस का मतलब कि जितनी इन्वेंटरी आपकी एंटिटी कहती है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में इतनी इन्वेंटरी है, मतलब हमारे केस में फार्मा कंपनी ने बोला कि मेरे पास 2000 करोड़ रुपए का स्टॉक है, तो वो 2000 करोड़ रुपए का स्टॉक कहीं पे एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। मेरा ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी। दूसरा पॉइंट, आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू द कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी। कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आपका ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो इन्वेंटरी की कंडीशन है वो कंडीशन ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन वो कह रही है 2000 करोड़ रुपए की, आपकी एंटिटी ने उसमें एक्सपायर्ड स्टॉक को इंक्लूड किया हुआ है जो फ्यूचर में कभी भी बिकने वाला नहीं है। तो आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है इन रिलेशन टू इन्वेंटरी, और इन्वेंटरी में वो दो चीजें चेक करता है कि उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन क्या है। तो आपका एसए 501 आपको यही सिखाता है कि ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू चेक द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। फिर आता है कि जब आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, तो आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा उनकी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब हुआ कि जितने भी केसेस, जितनी भी लिटिगेशंस, जितने भी क्लेम्स आपकी एंटिटी के ऊपर चल रहे हैं, आपकी एंटिटी ने उनको फुल्ली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया है, वो कंप्लीट है। तो आपका ऑडिटर क्या इंश्योर करेगा इन रिलेशन टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स? उनकी कंप्लीटनेस। तीसरा पॉइंट आता है जब आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन, तो वो ये देखेगा कि आपकी एंटिटी ने जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन की, जो अपने बिजनेस सेगमेंट की प्रेजेंटेशन करी है और डिस्क्लोजर किया है, वो कैसे किया है? एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किया है या नहीं किया है। और इन्हीं 3 पॉइंट्स को, इन्हीं 3 ऑडिट प्रोसीजर्स को जो मेरा ऑडिटर परफॉर्म करेगा, इसी पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स को हम बार बार इस एसे में कवर करेंगे। आई होप आई एम क्लियर कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक बार फिर से बता दो, क्योंकि आपकी पूरे के पूरे स्टैंडर्ड की जान ये 3 चीज ही हैं, और आप इन्हीं को आगे दोबारा से पढ़ोगे, आगे इन डेप्थ में जाके। अगर आपको आउटलाइन क्लियर है एसे की, तो आपके लिए स्टैंडर्ड बहुत ईजी हो जाएगा। तो बताओ हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इन रिलेशन टू एसए 501? तो एसए 501 कहता है कि हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। क्या ऑब्टेन करने हैं उसको? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में वो 2 चीजें देखेगा, एक आपकी एग्जिस्टेंस और दूसरी आपकी कंडीशन। दूसरी, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं विद रिगार्ड टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। और क्लेम्स और लिटिगेशन में वो देखेगा कि आपके सारे के सारे लिटिगेशंस और क्लेम्स कंप्लीट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का एज पर एसए 501 है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं विद रिगार्ड टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन। और सेगमेंट इंफॉर्मेशन में वो इंश्योर करेगा कि आपकी एंटिटी ने जो भी प्रेजेंटेशन करी है, डिस्क्लोजर किया है अपनी सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। आई होप वी आर क्लियर टिल नाउ। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका
जो आपका इस ऐसे से बनता है वो है कि हमारा ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ योर इन्वेंटरी। हमने अभी अभी देखा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। तो वो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि उसको ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए कि मेरी इन्वेंटरी एग्जिस्ट करती है और वो एक गुड कंडीशन में है। तो SA 501 कहता है कि आपका ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, मतलब वो फिजिकली जाकर देखेगा, फिजिकली जाकर मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को समझेगा, फिजिकली जाकर टेस्ट काउंट करेगा, फिजिकली जाकर ऑब्जर्वेशन करेगा अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी। तो जो बातें मैंने बोली मेरे साथ दोबारा से बोलो कि आपका ऑडिटर जब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा विद रिगार्ड टू द कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंटरी, तो वो क्या करेगा, वो करेगा फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन वो करेगा ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है फिजिकल वेरिफिकेशन करने का, क्योंकि मैनेजमेंट खुद भी तो फिजिकली वेरीफाई करती होगी इन्वेंटरी को, वो प्रोसीजर ठीक है या नहीं। वो जाकर फिजिकली उसकी इंस्पेक्शन करेगा आपकी इन्वेंटरी की, वो फिजिकली जाकर उसका टेस्ट काउंट करेगा और ऑब्जर्व करेगा कि मैनेजमेंट कैसे टेस्ट काउंट करती है। यही सारी बातें आपके एसए ने यहां पे लिखी है कि आपका ऑडिटर जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी तो वो देखेगा फिजिकल वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट कि मैनेजमेंट के जो भी प्रोसीजर्स हैं आपकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन को रिकॉर्ड करने के वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। मतलब वो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट करेगा कि मैनेजमेंट खुद से कैसे फिजिकली अपनी इन्वेंटरी को वेरीफाई करती है। दूसरी चीज वो ऑब्जर्व करेगा मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स को, मतलब कि वो जाके देखेगा, सिर्फ देखेगा। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस। ये हमने कल ही कवर किया है ऐसे 500 में। अगर आपने अभी तक ऐसे 500 नहीं देखा है तो जाके उस ऐसे को भी आप रेफर कर सकते हो। तो दूसरा ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा वो जाके देखेगा कि आपकी मैनेजमेंट कैसे काउंट करती है अपनी इन्वेंटरी को, ठीक है। उसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी की इंस्पेक्शन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो जाके देख सकता है कि क्या आपकी एंटिटी के अंदर कोई भी स्लो मूविंग या कोई ऑब्सोलेट इन्वेंटरी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी एंटिटी किसी स्लो मूविंग इन्वेंटरी को या कोई ऑब्सोलेट इन्वेंटरी, जैसे कि हमारे केस में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो एक्सपायर्ड मेडिसिन को अपने स्टॉक में इंक्लूड करती है। उसके बाद वो टेस्ट काउंट परफॉर्म करेगा, मतलब वो एक सैंपल सेलेक्ट करेगा आपकी इन्वेंटरी का और उनको वो काउंट करेगा एंड उसके काउंटिंग का जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिकंसाइल करेगा आपकी एंटिटी के रिकॉर्ड्स के साथ एंड ही विल कम टू नो कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन, आपका कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो ही विल गेट एन आइडिया कि कोई मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है इन्वेंटरी में या नहीं। तो आपका ऑडिटर जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा विद रिगार्ड टू इन्वेंटरी, विद रिगार्ड टू चेकिंग कि उसकी इन्वेंटरी एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपका ऐसे कहता है ऑडिटर को जो भी कोई और अदर ऑडिट प्रोसीजर ठीक लगता है वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिटर जो भी मैनेजमेंट का जो भी काउंट है या उसका जो भी फिजिकल काउंट है उसको रिकंसाइल कर सकता है आपकी एंटिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ, आपकी एंटिटी के इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन रिलेशन टू इवैल्यूएट कि आपकी इन्वेंटरी की एग्जिस्टेंस कैसी है और उसकी कंडीशन कैसी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है यहां से कि ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी और वो ऑडिट प्रोसीजर्स वो क्यों परफॉर्म करता है ताकि वो sufficient and appropriate audit evidences collect कर सके regarding the existence and conditions of the inventory. I hope I am clear on this. I hope I am clear on this. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आपका ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब आपका ऑडिटर प्लान कर रहा होगा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर इन्वेंटरी। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका ऑडिटर क्लाइंट की साइट पे जाएगा, उसकी इन्वेंटरी को देखेगा ये देखने के लिए कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ये देखने के लिए कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन में वो क्या क्या काम कर सकता है। ये पॉइंट क्या है कि जब वो प्लानिंग कर रहा होगा जाने की, जब वो प्लानिंग कर रहा होगा फिजिकल वेरिफिकेशन की, तो आपका ऑडिटर किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा। मतलब प्लानिंग के टाइम पे वो क्या सोच के जाएगा कि जब मैं क्लाइंट की साइट पे जाऊंगा तो मैं क्या क्या चेक करूंगा। तो ऐसे 501 कहता है कि सबसे पहले वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि
उसकी इन्वेंटरी का नेचर कैसा है, कि जिस इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए वो जा रहा है वो उस इन्वेंटरी का नेचर कैसा है, मतलब उसका साइज कैसा है। इन्वेंटरी जो आपका स्टॉक है वो कितना बड़ा स्टॉक है। अगर जितने बड़े गोदाउन्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ गोदाउन्स होंगे, जितनी ज्यादा इन्वेंटरी होगी, उतना ही ज्यादा रिस्क होगा उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। आपकी इन्वेंटरी में क्या कोई हाई वैल्यू इन्वेंटरी है या नहीं, जैसे गोल्ड की इन्वेंटरी, ठीक है, तो जितनी ज्यादा हाई वैल्यू इन्वेंटरी होगी उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। आपकी इन्वेंटरी की क्लासिफिकेशन कैसी है, मतलब आपकी जो इन्वेंटरी है वो फिनिश्ड गुड की इन्वेंटरी है, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंटरी है या रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी है। तो आपका नेचर कैसा है इन्वेंटरी का, सबसे पहले ऑडिटर को यह पता होना चाहिए कि जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहा है, कि जिस इन्वेंटरी की वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहा है उस इन्वेंटरी का नेचर कैसा है। दूसरा पॉइंट, उस एंटिटी ने उस इन्वेंटरी के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स कैसे लगाए हैं, तो वो अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जो आपकी एंटिटी ने लगाए हैं उस इन्वेंटरी के ऊपर जिस इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन वो करने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, segregation of duties and approval etc are some of the examples of internal control जो आपकी एंटिटी लगाती है इन्वेंटरी के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या आया, पहला फैक्टर क्या कंसीडर करेगा ऑडिटर, कि नेचर कैसा है इन्वेंटरी का, मतलब कि मेरी इन्वेंटरी किस नेचर की है, कैसी इन्वेंटरी है। दूसरा, मेरी एंटिटी ने किस टाइप के इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं इन्वेंटरी के ऊपर। तीसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो सकता है इन्वेंटरी में, वो डिपेंड करेगा आपकी इन्वेंटरी किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एंटिटी आपकी जो इन्वेंटरी है वो हाई वैल्यू की इन्वेंटरी है तो उसमें रिस्क होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर वो आपकी इन्वेंटरी ऐसी है जो लार्ज है साइज में तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपका ऑडिटर जब प्लानिंग करेगा तो वो ये भी देखेगा कि हमारी इस इन्वेंटरी में रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। उसके साथ साथ वो ये भी एनालाइज करेगा कि अगर इन्वेंटरी में WIP है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस वाली इन्वेंटरी भी है तो वर्क इन प्रोग्रेस की वो किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे, मतलब आपके WIP के भी बहुत सारे स्टेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक बार आप रॉ मटेरियल ले आते हो और आपकी जो रॉ मटेरियल वाली डिपार्टमेंट उसको इशू करती है, परचेज डिपार्टमेंट जब उसको इशू करती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, जब वो फ्लोर पे जाता है मटेरियल, उस केस में अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस उसके ऊपर परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, असेंबलिंग होगी, राइट, टेस्टिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो आपका WIP की जो इन्वेंटरी है वो किस स्टेज पे है उसकी वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग होगी। उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि आपकी मैनेजमेंट जब खुद से फिजिकल वेरिफिकेशन करती है तो मैनेजमेंट के पास क्या प्रॉपर प्रोसीजर है फिजिकल वेरिफिकेशन करने के या नहीं है। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट किस टाइम पे फिजिकली वेरीफाई करती है अपनी इन्वेंटरी को, किस टाइम पे, मतलब कितने टाइम इंटरवल्स पे अपनी इन्वेंटरी को फिजिकली वेरीफाई करती है। आपकी एंटिटी की जो इन्वेंटरी है वो किस किस लोकेशन पे है, किस किस लोकेशन पे है और उस इन्वेंटरी की रेलिवेंस हमारी एंटिटी के लिए क्या है, ये भी आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा। उसके साथ साथ जब आपका ऑडिटर प्लानिंग कर रहा होगा कि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करते टाइम किन किन चीजों को कंसीडर करना है, तो वो ये देखेगा कि क्या मुझे किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए इन रिलेशन टू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दिस इन्वेंटरी। जनरली आपका ऑडिटर किसी एक्सपर्ट की हेल्प तब लेता है जब आपकी एंटिटी की जो इन्वेंटरी होती है वो स्पेशल नेचर की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑडिटर केमिकल इंडस्ट्री में जाएगा ऑडिट करने के लिए तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास केमिकल की नॉलेज नहीं है, क्योंकि केमिकल्स की जो इन्वेंटरी होती है वो बड़े बड़े टैंक्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में हेल्ड होती है। तो आपके ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, तो आपका ऑडिटर उस केस में चाहे तो ऑडिटर के एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका ऑडिटर जब प्लानिंग करेगा कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा, उससे पहले जब वो प्लानिंग करेगा तो वो किन किन मैटर्स को इंक्लूड करेगा। तो एक बार मुझे फिर से बता दो कि किस किस मैटर को वो इंक्लूड करेगा। नंबर 1, उसकी इन्वेंटरी का नेचर कैसा है। नंबर 2, मैनेजमेंट ने अपने कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं इन्वेंटरी के ऊपर, उसकी रिस्क असेसमेंट क्या है इन रिलेशन टू दैट इन्वेंटरी। वो आपकी मैनेजमेंट की जो इन्वेंटरी है वो WIP के किस स्टेज पे है। आपकी मैनेजमेंट खुद से कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, किस टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, किस किस लोकेशन पे मैनेजमेंट की वो इन्वेंटरी पड़ी है, और क्या ऑडिटर को किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए इन रिलेशन टू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दैट इन्वेंटरी। Am I clear till now?
ओके तो अभी तक हमने, दोबारा से बताओ मुझे, अभी अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं बीच बीच में, अगर मैं 4th पॉइंट पे पहुंच जाती हूँ मैं फिर से 3rd पॉइंट तक आपको रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको फ्लो याद हो जाए पूरा। हमने अभी क्या देखा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू 3 आइटम्स। फटाफट बोलो 3 आइटम्स कौन से आपकी? नंबर 1 आपकी इन्वेंट्री, नंबर 2 लीगल, नंबर 2 लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, नंबर 3 सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि मेरा ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जब उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे इन रिलेशन टू फर्स्ट आइटम विच इज इन्वेंटरी। तो हमने देखा कि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ अगर उसको लगता है कि कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म कर सकता है तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स भी वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जब मेरा ऑडिटर प्लानिंग कर रहा होगा इन रिलेशन टू द फिजिकल इन्वेंटरी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, तो वो किन किन चीजों को कंसीडर करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अभी जो मैं आपको सिखाने वाली हूं वो मैं आपको बताने वाली हूं कि वो डिफरेंट सिचुएशन जो आपके ऑडिटर को फेस करनी पड़ सकती है जब वो इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन करने की सोच रहा है या करने जा रहा है। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं, एमसीक्यू में भी बन सकते हैं, कोई 1 4 5 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली सिचुएशन क्या है? मान लो जनरली ऐसा होता है कि आपका ऑडिटर अपनी इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन करता है बैलेंस शीट डेट पे, मतलब 31 मार्च को। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका ऑडिटर ने बैलेंस शीट डेट पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करी अपनी इन्वेंटरी की, आगे पीछे कर दी, मतलब या तो 28 मार्च को कर दी, ठीक है, तो उस केस में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो ऐसे 501 कहता है कि अगर आपके ऑडिटर ने अपनी इन्वेंटरी की काउंटिंग करी है ऑन एनी डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट, उस केस में ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। किस रिलेशन में ऑडिट एविडेंसेस? समझो यहां पे फॉर एग्जांपल 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट डेट है और आपके ऑडिटर ने 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करी, उसने फिजिकल वेरिफिकेशन करी 28 मार्च को। तो ये जो बाकी का जो 2 दिन है आपके, ये जो 3 दिन रह गए हैं बीच में, उसके रिलेशन में आपके ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसको ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे इन रिलेशन टू दिस इंटरवेनिंग डेज। ठीक है, तो ये बात वही कहता है कि उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे इन रिलेशन टू जो भी चेंजेस हुए हैं बिटवीन दी काउंट डेट एंड योर बैलेंस शीट डेट। ओके, सेकेंड सिचुएशन आती है कि ऑडिटर अगर ऐसे सिचुएशन में फंस जाए, अगर ऑडिटर ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि वो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन ना ही कर पाए, मतलब व्हेन योर ऑडिटर इज अनएबल टू डू फिजिकल वेरिफिकेशन। मैम ऐसी सिचुएशन कैसे हो सकती है? तो मान लो कि अगर आपके ऑडिटर की शादी है उस दिन, तो आपके ऑडिटर की शादी है तो वो कैसे कर पाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन? तो आपका स्टैंडर्ड कहता है कि कोई इश्यू नहीं है, आपका ऑडिटर किसी और ऑल्टरनेटिव डेट पर फिजिकली वेरीफाई कर सकता है इन्वेंटरी को, और आपके उन 2 डेट के बीच में जो भी नंबर ऑफ डेज हैं उसके रिलेशन में आपका ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा और ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तीसरी सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपका ऑडिटर चाहता तो है कि वो जाकर फिजिकली वेरीफाई करे इन्वेंटरी को, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है वो। मैम प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? मान लो कि आपकी इन्वेंटरी एक ऐसी कंट्री में सिचुएटेड है जहां पे वॉर चल रही है, तो आपका ऑडिटर वहां पे नहीं जा सकता। अगर फिजिकली वेरीफाई करना प्रैक्टिकल नहीं है आपके ऑडिटर के लिए, तो ऐसे कहता है कि ऑडिटर तुम सबसे पहले क्या करोगे? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। मतलब आपको कोई ना कोई तो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जिस्टेंस और कंडीशन के रिलेशन में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए कि आप जाके फिजिकली वेरीफाई करो, तो तुम कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंफर्ट लेना है इन रिलेशन टू दैट इन्वेंटरी जो सेल हो चुकी है लेकिन डिस्पैच नहीं हुई, तो आप ऑल्टरनेटिव क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो? आप उसके सेल्स इनवॉइसेस को चेक कर सकते हो, गेट पास को आप चेक कर सकते हो। अब आपका ऑडिटर कहता है कि मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं फिजिकली वेरीफाई करूं और मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं है जिसको परफॉर्म करके मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर पाऊं, मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कहता है इस केस में क्योंकि तुम अपने ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कर ही नहीं पाओगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर यू हैव टू मॉडिफाई योर ओपिनियन एज पर SA 705। ठीक है, उसके बाद एक और सिचुएशन आती है कि मान लो अगर आपकी एंटिटी की
इन्वेंटरी एंटिटी के पास है ही नहीं, मतलब मैम आपकी एंटिटी की इन्वेंटरी कहीं थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, जैसे जॉब वर्कर, मान लो मेरी एंटिटी शर्ट्स बनाती है और मेरी एंटिटी की एक प्रोसेस मतलब बटन लगाने वाली प्रोसेस कोई तीसरी पार्टी करती है, कोई बाहर का बंदा करता है और मेरी इन्वेंटरी अभी उस थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, तो ऑडिटर कैसे कंफर्ट लेगा उस इन्वेंटरी के ऊपर? तो ऐसे 500A कहता है कि ऑडिटर इस ऐसी इन्वेंटरी के रिगार्ड में जब वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा तो वो क्या मंगवा सकता है? अपनी थर्ड पार्टी से एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकता है एज पर ऐसे 505। ठीक है, उसके साथ साथ वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है या कोई और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे कि वो किसी और बंदे को बोल सकता है कि तू जाके चेकिंग कर दे, किसी और ऑडिटर को बोल सकता है। तो सच अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी उसको ठीक लगते हैं वो परफॉर्म कर सकता है इन रिलेशन टू टेकिंग द कंफर्ट ऑफ सच इन्वेंटरी। ओके, तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगला आता है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। मैंने अभी बताया ऑडिटर को सबसे पहले क्या करने हैं, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी लिटिगेशंस हैं, जो भी क्लेम्स हैं, मेरी मैनेजमेंट ने उनको कंप्लीटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है। ठीक है, तो आपका ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए वो करेगा आइडेंटिफाई। क्या करेगा? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करेगा? कि इस एंटिटी में कितने लिटिगेशन चल रहे हैं, कितने क्लेम्स चल रहे हैं इस एंटिटी में। मैम मेरा ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो आपका ऑडिटर लिटिगेशंस और क्लेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म करेगा IRR। क्या? IRR। वो सबसे पहले आई करेगा, मतलब इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से पूछताछ करेगा, मैनेजमेंट से ही पूछेगा कि मैनेजमेंट आप बताओ कि आपके एंटिटी में कितनी लिटिगेशंस चल रही हैं, कितने क्लेम्स चल रहे हैं, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। उसके बाद वो रिव्यू करेगा। क्या? मैनेजमेंट की मीटिंग्स, मैनेजमेंट और आपकी जो TCWG की मीटिंग्स हैं उनकी मिनट्स को, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैटर्स एंड लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। तीसरा वो रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। जब वो लीगल एक्सपेंस अकाउंट को देखेगा उसको अमाउंट देख के समझ में आ जाएगा कि कितनी एंट्रीज पड़ रही हैं आपके लीगल एक्सपेंस के नाम पे। ठीक है, तो आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जब कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, तो आपका ऑडिटर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा इस एंटिटी में लिटिगेशंस एंड क्लेम्स कितने हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए वो IRR करेगा, मतलब वो इंक्वायरी करेगा, रिव्यू करेगा एंड रिव्यू करेगा। रिव्यू मतलब आपके मिनट्स को रिव्यू करेगा, मैनेजमेंट और TCWG के मीटिंग की मिनट्स को रिव्यू करेगा, और दूसरा रिव्यू मतलब आपके लीगल एक्सपेंस के अकाउंट को रिव्यू करेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, उसके साथ साथ आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट भी करेगा कि आपके लिटिगेशन एंड क्लेम्स में रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। और जब वो रिस्क की असेसमेंट करेगा उस टाइम पे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का मतलब हुआ कई बार इंटरनल आपकी जो एंटिटी होती है वो इन हाउस लीगल काउंसिल रखती है, मतलब अपनी एंटिटी के अंदर ही वो किसी एडवोकेट को रख लेती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी एंटिटी किसी एक्सटर्नल एडवोकेट फर्म की सर्विसेज लेती है, तो वो अगर आपकी एंटिटी ने किसी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को हायर किया हुआ है तो उसके साथ वो कम्युनिकेशन करेगा, उससे वो पूछेगा कि कौन कौन से मैटर हमारी एंटिटी के चल रहे हैं, किस स्टेज पे चल रहे हैं, कितनी ऑब्लिगेशन आ सकती है, ETC। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर मान लो कोई लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है आपके ऑडिटर को ऐसी कम्युनिकेशन करने से। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि आपका ऑडिटर उसको बोले आपके एडवोकेट को कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे, और एडवोकेट कहे कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, मैं भी तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज फॉलो करता हूं, मैं अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दूंगा। उस केस में ऐसे कहता है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगली सिचुएशन आती है, मान लो मेरे ऑडिटर ने मांगा अपनी मैनेजमेंट से क्या
मेरे ऑडिटर ने बोला कि मुझे लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट करना है, पर मैनेजमेंट ने मना कर दिया। क्या सिचुएशन है, मैनेजमेंट ने मना कर दिया या फिर लीगल काउंसिल ने खुद ही मना कर दिया कि मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। उस केस में क्या होगा कि मेरा ऑडिटर सबसे पहले तो क्या परफॉर्म करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, कि अगर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं लीगल काउंसिल के साथ किसी भी वजह से, या तो मेरी मैनेजमेंट ने मना कर दिया या लीगल काउंसिल खुद ही मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, तो उस केस में मैं ऑल्टरनेटिव कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता हूं ताकि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए। लेकिन अगर वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा, मतलब वो कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट को। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट को। ठीक है, तो ये आपका ये दो सिचुएशन थी। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर अपनी मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन कर सकता है, WR ऑब्टेन कर सकता है कि जो भी उसके लिटिगेशंस एंड क्लेम्स थे उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको डिस्क्लोज कर दिया है, उसके साथ साथ उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर भी दिया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इसके रिगार्ड में वो एक WR भी ले लेगा। ऐसे 580 में जो हमने कल कवर किया था उसकी भी क्लास चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस क्लास को भी रेफर कर सकते हो। एक बार फटाफट मुझे इसको समराइज करके बता दो कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। अगर क्वेश्चन आता है, नहीं क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, लिटिगेशन और क्लेम्स, ये दो ही आइटम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेकर? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी आपकी एंटिटी के लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको कंप्लीट तरीके से उसको डिस्क्लोज कर दिया है। जब आपका ऑडिटर इन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा, सबसे पहले आपका ऑडिटर ये देखेगा, सबसे पहले आपका ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से लिटिगेशंस एंड क्लेम्स आपकी एंटिटी के ऊपर चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए वो IRR करेगा, मतलब सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट से पूछेगा, फिर उसके बाद वो रिव्यू करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ TCWG एंड मैनेजमेंट, उसके बाद वो रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद अगर उसका कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उसके साथ भी वो कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर आपकी मैनेजमेंट उसको मना कर देती है कि तुम मेरे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, या लीगल काउंसिल खुद से कोई इंफॉर्मेशन उसे नहीं प्रोवाइड करना चाहता, या कोई लॉ या रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट करता है कि तुम मेरे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उस केस में ऐसे कहता है कि ऑडिटर को कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर पाए। अगर मेरा ऑडिटर कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो उसको अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ऐसे 705 के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ मेरा ऑडिटर मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी मांग सकता है जिसमें मैनेजमेंट उसे लिख के देगी कि मैंने जो भी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स मेरी एंटिटी के ऊपर चल रहे हैं मैंने उसका फुल डिस्क्लोजर दे दिया है ऑडिटर को। उसके साथ साथ मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हैं। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। आपको इन्वेंटरी भी क्लियर है और लिटिगेशन एंड क्लेम्स भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो आपका ऐसे कवर करता है वो कवर करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करने, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस की जो भी मेरी एंटिटी के सेगमेंट्स है, जो भी सेगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मेरी एंटिटी ने उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी डिस्क्लोजर मेरे FRF की रिक्वायरमेंट के हिसाब से की है। मतलब जो भी मेरे AS बोलते हैं, इंडेस बोलते हैं, इन दिस बिहाफ मेरी एंटिटी ने उसका डिस्क्लोजर वैसे किया है। तो आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए कि मेरी एंटिटी ने उसकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एज पर FRF किया है या नहीं, तो ऐसे कहता है कि सबसे पहले मेरा ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा? कि मेरी जो एंटिटी है वो कौन सा मेथड यूज करती है, मतलब कौन सा बेस यूज करती है अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसके बाद वो ये देखेगा कि ये जो मेथड है वो मेथड अप्रोप्रिएट है या अप्रोप्रिएट नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है। उसके साथ
साथ हमारा जो ऑडिटर है वो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है ओवर दिस सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि मैनेजमेंट ने सेगमेंट इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किया है या नहीं किया है। तो दिस वाज योर essay 501। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस essay को देखने में और सुनने में। एक बार फटाफट समरी कर ले, उसके बाद ऐसे 505 हम शुरू करेंगे। 505 तो बहुत बहुत छोटा ऐसे है, लेकिन एक बार फटाफट समरी बताओ हमने क्या सीखा। ऐसे 501 में ऑडिटर के 3 ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू इन्वेंट्री। मेरे साथ बोलो, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, इन रिलेशन टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड इन रिलेशन टू द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। जब मेरा ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, तो वो ये देखेगा कि मेरी इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस कैसी है और कंडीशन कैसी है। एग्जिस्टेंस और कंडीशन को देखने के लिए मेरा ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड सच अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो उसको ठीक लगते हैं। मेरा ऑडिटर जब इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन की प्लानिंग कर रहा होगा उस टाइम पे उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर कंसिडर करता है जब वो प्लानिंग कर रहा होगा फिजिकल वेरिफिकेशन की? नंबर 1 में उसकी इन्वेंट्री का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं उस इन्वेंट्री के ऊपर, उस इन्वेंट्री में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। उसके साथ साथ जो मेरी मैनेजमेंट है वो किस ड्यूरेशन पर फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, उसका प्रोसीजर क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन करने का। उसके साथ साथ वो ये भी इंश्योर करेगा कि वो किस लोकेशन पे वो इन्वेंट्री रखी है और क्या उसे किसी अपने ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए या हेल्प नहीं चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारे मैटर को वो कंसिडर करेगा जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन की प्लानिंग कर रहा होगा। अगला पॉइंट हमने देखा कि ऑडिटर को बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन मिल सकती है जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने की सोचता है। नॉर्मली तो ऑडिटर अपनी इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करता है बैलेंस शीट डेट पे, लेकिन अगर हमारा ऑडिटर किसी और डेट पर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है इन्वेंट्री की, तो ऐसे 501 कहता है कि जो भी बीच के डेज होंगे ऑडिटर को उन डेज के लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सके। दूसरा हमने देखा कि हो सकता है कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू परफॉर्म द फिजिकल वेरिफिकेशन। तो उस केस में ऐसे 501 कहता है कि घबराओ मत, अगर तुम उस डेट पे नहीं परफॉर्म कर सकते हो फिजिकल वेरिफिकेशन तो कोई और डेट चूज कर लो और उस डेट पे तुम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। और जो भी बैलेंस के डेज होंगे, जो भी इंटरवेनिंग डेज होंगे, उस पे तुम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना और ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेना। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंट्री। इन दैट केस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अगर आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है तो उसको मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपकी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो आपके ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, या फिर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकता है या किसी और ऑडिटर को बोल सकता है कि तू जाके फिजिकली वेरीफाई कर ले। उसके बाद हमने देखा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स है आपकी एंटिटी ने उसको कंप्लीटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दिया है। ये देखने के लिए वो क्या करेगा? करेगा टोटल लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। जब वो आइडेंटिफाई करेगा तो वो IRR करेगा, मतलब इंक्वायरी करेगा, रिव्यू करेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स वो रिव्यू करेगा आपके लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। उसके साथ साथ वो आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। फिर हमने देखा कि अगर आपकी मैनेजमेंट मना कर देती है कि तुम मेरे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट ना करो, या आपका लीगल काउंसिल ही नहीं आपको कोई जवाब देता, उस केस में स्टैंडर्ड ने बोला कि हमारे ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने क्या देखा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट ने जो भी अपनी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशंस और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं। दिस वाज योर essay 501।
1। आई होप कि आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा, थोड़ा बड़ा होगी ये क्लास। ऑल्दो इस ऐसे को कराने में मुझे 10 मिनट नहीं लगनी थी अगर मैं बहुत क्विक रिवीजन कराती। क्विक रिवीजन की क्लासेस भी चैनल पे होंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत अमेजिंग मटेरियल मिलेगा आपको ऑडिट का। बट कोई बात नहीं, मैंने बार बार रिविजन कराई है ताकि आपके दिमाग में ये ऐसे बैठ जाए। इनफैक्ट जितना हम रेगुलर क्लास में करते हैं उसके कंपैरिजन में ये रिवीजन फिर भी कुछ नहीं है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और हम आपका ऐसे 505 शुरू करते हैं, लेकिन अभी लाइट नहीं है यहाँ पे, अभी लाइट भाग गई है। आपको मेरी थोड़ा सा मेरी शक्ल में भी डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया, ठीक है। सो विल स्टार्ट ऐसे 505। गिव मी 2 मिनट्स। ओके, करें स्टार्ट फिर ऐसे 505 के साथ। आपको ब्रेक मिल गया होगा, मतलब आपके लिए तो क्या ही ब्रेक होगा, बट कोई बात नहीं, ब्रेक लेना भी क्यों है। जब आप चैप्टर नंबर 3 करते हो ना तो इतना ज़्यादा बड़ा लगता है आपको ये चैप्टर, इतना ज़्यादा बड़ा लगता है क्योंकि ये है भी बड़ा। अगर एक तो मेरे जैसी टीचर जो इतना ज़्यादा पढ़ाती है, इतना ज़्यादा पढ़ाती है, इतना ज़्यादा पढ़ाती है कि मेरी लिमिट ही नहीं है कि रुकना कहाँ है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगी कोई चीज़ तो कुछ रह जाएगा, कोई कमी रह जाएगी, बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी। और अगर वो चीज़ आ गई एग्ज़ाम में और मान लो पास हो भी गए पर नॉलेज नहीं मिली तो क्या करेंगे मेरे बच्चे बाहर जाके, ठीक है। तो मैं लगी ही रहती हूँ। बट आपकी जो क्विक रिवीजन की क्लासेस होंगी ना वो बहुत अमेजिंग क्लासेस होंगी। आप ना डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस को फॉलो करना चैनल पे, उसके बाद आप चैनल पे क्विक रिवीजन क्लासेस को फॉलो करना। मतलब मेरी स्पीड तेज रहेगी, लेकिन अगर आप 1-2 क्लासेस को देख लोगे यू विल गेट हैबिचुअल टू माई वे ऑफ स्पीकिंग। आपको 1-2 लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ सकता है कि इतना क्या यार, रिविजन लेक्चर में भी 1-1.5 घंटा लगे हुए हैं, 10 मिनट में कराओ, 15 मिनट में। जो भी टीचर आपको ये कहता है कि मैं रिवीजन को भी 10 या 15 मिनट में करा सकता हूँ, वो रिवीजन नहीं है। जब हम क्विक रिवीजन करेंगे हम भी 10-15 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन वो ऐसे रिवीजन नहीं है, वो सिर्फ आपकी बुलेट रिवीजन है। मतलब सिर्फ बुलेट की स्पीड से जा रही चीज, और बुलेट की स्पीड से जब कोई चीज जा रही है तो आपका दिमाग भी वैसे ही चलना चाहिए ना। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर? सो इस मोमेंट पे एक रिवीजन को आप अच्छे से करो, पेशेंस के साथ करो, कोई बात नहीं। इफ यू आर गोइंग स्लो, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी अटेम्प्ट बहुत दूर है। इवन इनफैक्ट अगर 3-4 महीने रह गए आपके अटेम्प्ट को, उससे पहले भी आप इन रिवीजन क्लासेस को देख रहे हो, स्टिल हैव पेशेंस। आप 1 घंटा भी दो एक क्लास को, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो ऐसे 505 किसके बारे में? गिव मी 2 मिनट्स। यहाँ पे ना थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, तो कभी आपको लाइट कम लग रही होगी, कभी अब ज़्यादा लग रही होगी, तो इग्नोर दैट एंड फोकस इन योर लेक्चर। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम ओवर दिस। ओके, ऐसे 505 किसके बारे में बात करता है? ऐसे 505 बात करता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर। किसके बारे में बात करता है? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? इसके नाम में ही इसका मतलब है, पूरा ऐसे का मतलब ही इसके नाम में है। क्या मतलब? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज ऑल्सो अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। पहली बात, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी एक तरीका है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस। दूसरी बात, एक्सटर्नल है इसका मतलब आपका ऑडिटर बाहर से कुछ मंगवा रहा है। तीसरी बात, कंफर्मेशन है मतलब आपका ऑडिटर कुछ ना कुछ कंफर्म कर रहा है इस मेथड को यूज करके। फॉर एग्जांपल, आपका ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है जब वो अपने डेटर्स के रिगार्ड में, मतलब आपके जो भी अकाउंट रिसीवेबल हैं उनके अकाउंट बैलेंस के ऊपर जब वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है, वो एक कंफर्मेशन भेजता है अपने डेटर्स को, एंटिटी के डेटर्स को, अपने डेटर्स को चूज करके कि तुम ये कंफर्म करो कि जितना बैलेंस मेरे क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है इन रिलेशन टू डेटर्स, उतना ही बैलेंस तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के मेथड को आप कहते हो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। सो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज ऑल्सो अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। यही बात आपके ऐसे 505 ने लिखी कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी क्या है, यह भी एक तरीका है जिसकी हेल्प से आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। यहां पे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम दी ऑडिटर, फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। तो ऑडिट एविडेंसेस जो आपका ऑडिटर
कलेक्ट करता है बाय द वे ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स। डायरेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन आएगी वो डायरेक्टली किसके लिए लेटर्ड होगी, किसको एड्रेस्ड होगी, आपके ऑडिटर को एड्रेस्ड होगी। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कंफर्मेशन जो आपकी मैनेजमेंट के पास जा रही है पहले, वो आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है। तो आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपके ऑडिट एविडेंसेस होते हैं जो आपका ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज अ वे बाय द वे ऑफ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होगी, हमेशा रिटर्न में होगी, जो आपके ऑडिटर को दिए जाते हैं बाय थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी होती है आपकी कंफर्मिंग पार्टी। थर्ड पार्टी होती है कंफर्मिंग पार्टी। फॉर एग्जांपल इन माय केस दिस वर द डेटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आपके एक्सटर्नल कंफर्मेशंस आर दोज ऑडिट एविडेंसेस व्हिच आर कलेक्टेड बाय योर ऑडिटर एज द डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ठीक है, आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन पेपर फॉर्म में हो सकती है, आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, और एनी अदर फॉर्म या किसी और फॉर्म में हो सकती है, जैसा भी आपके ऑडिटर को ठीक लगे। पेपर मतलब वो एक पेपर फॉर्म में एक लेटर भेज सकता है टू द डेटर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वो एक मेल भेज सकता है, और कोई और एनी अदर रिटर्न फॉर्म जो भी आपके ऑडिटर को ठीक लगे। तो आप मुझे बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस वो आपके ऑडिट एविडेंसेस होते हैं जो आपका ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। राइट, दो टाइप की आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दूसरी होती है नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन। पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आपकी जो कंफर्मिंग पार्टी होती है, मतलब जो आपकी थर्ड पार्टी होती है, वो हमेशा रिस्पॉन्स देगी, हमेशा रिस्पॉन्स देगी। पॉजिटिव कंफर्मेशन इस तरीके से ड्राफ्ट होती है कि वहां पे हमारी कंफर्मिंग पार्टी हमेशा रिस्पांस देगी, मतलब वो अग्री करेगी आपकी कही ऑडिटर की कही हुई बात से तो भी रिस्पांस देगी, अगर वो डिसअग्री करेगी तो भी वो रिस्पॉन्स देगी। तो इन दी पॉजिटिव कंफर्मेशन योर कंफर्मिंग पार्टी ऑलवेज गिव द रिस्पॉन्स। दूसरी एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है आपकी नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जहां पे आपकी कंफर्मिंग पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करती है जब वो आपके ऑडिटर की कही हुई बात से डिसअग्री करती है। फॉर एग्जांपल आपके ऑडिटर ने आपकी डेटर से कंफर्मेशन मंगवाई और उसने उस कंफर्मेशन में लिखा कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके नाम के 2 लाख के डेटर्स आ रहे हैं, क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारी एंटिटी भी एज अ क्रेडिटर शो हो रही है 2 लाख से। ठीक है, तो यहां पे अगर आपके ऑडिटर ने ऐसे ड्राफ्टिंग करी है तो ये क्या होगा, आपकी जो कंफर्मिंग पार्टी है वो अग्री करेगी और डिसअग्री भी करेगी। इन आइदर केस इस टाइप की कंफर्मेशन को आप कहते हो पॉजिटिव कंफर्मेशन। लेकिन अगर आपके ऑडिटर ने आपकी कंफर्मेशन को इस तरीके से ड्राफ्ट किया है कि अगर तुम इस बात से डिसअग्री करते हो तो बताओ, और अगर आपकी जो कंफर्मिंग पार्टी है वो उससे डिसअग्री कर रही है, मतलब सिर्फ डिसअग्री कर रही, अगर वो डिसअग्री करती है तभी वो रिप्लाई देगी, उस टाइप की कंफर्मेशन को कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। अगर वो अग्री करते हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन रिलेशन टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो आपका ऑडिटर कैसे कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, मतलब किन किन चीजों को वो ध्यान में रखेगा जब वो एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ड्राफ्ट करेगा। नंबर 1, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके कौन सी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। तो सबसे पहले उसको क्या पता होना चाहिए, उसे चाहिए क्या है। फिर उसके बाद वो देखेगा कि उसको जो चाहिए है, जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको किससे चाहिए। तो सबसे पहले उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए है, उसके बाद वो देखेगा कि उसको ये इंफॉर्मेशन किससे चाहिए है। तीसरी चीज, उस इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए वो अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डिजाइनिंग करेगा, और फोर्थ चीज मतलब वो अल्टीमेटली उसको सेंड कर देगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ऑडिटर विल डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, कि सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए है। अबाउट अकाउंट बैलेंसेस, मतलब अगर अकाउंट बैलेंस के ऊपर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा रहा है तो अकाउंट बैलेंस में उसको किस असर्शन के ऊपर कंफर्ट चाहिए है। दूसरा, अगर इसको कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन कंफर्म करने हैं तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि उसको इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करनी है। जब एक बार वो ये डिसाइड कर लेगा कि उसको कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, उसके बाद वो सेलेक्ट करेगा कंफर्मिंग पार्टी की मुझे किस पार्टी से मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए है। और आपका ऑडिटर को इस पार्टी को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे उसके एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रेलिवेंस और रिलायबिलिटी अफेक्ट होती है।
आपकी जो कंफर्मिंग पार्टी है हमेशा वो एक नॉलेजेबल पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके पास नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट मैटर की, उस इंफॉर्मेशन की जो आपके ऑडिटर को चाहिए, तो ऑडिटर को कभी भी ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब वो एक बार ये डिसाइड कर लेगा कि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको किस पार्टी से इन्फॉर्मेशन चाहिए है, उसके बाद आपका ऑडिटर डिजाइन करेगा आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को। और जब वो डिजाइन करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, उस टाइम पे वो ये भी देखेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसको एड्रेस होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन में वो स्पेसिफिकली लिखेगा कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा, मेरा जो भी रिस्पॉन्स आएगा थर्ड पार्टी का, वो ऑडिटर को डायरेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनता है कि ऑडिटर कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करेगा जब वो डिजाइन करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो पहला फैक्टर जो ऑडिटर ध्यान में रखेगा कि उसको कौन सी असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेना है, मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में वो असर्शन क्या एड्रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो डेटर से कंफर्मेशन मंगवा रहा है तो डेटर की एग्जिस्टेंस के बारे में उसको कंफर्मेशन चाहिए, कि वैल्यूएशन के बारे में उसको कंफर्ट चाहिए। तो वो कौन कौन सी असर्शंस हैं जो उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन में एड्रेस हो रही हैं। उसके साथ साथ अगर उसको कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ है उस आइटम में, उस इंफॉर्मेशन में, उस असर्शन में जिसके रिगार्डिंग पे वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा रहा है, तो उसको भी वो ध्यान में रखेगा जब वो डिजाइन करेगा अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को। उसके बाद उसकी कंफर्मेशन का लेआउट कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, क्या उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी है, नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी है, कैसी कंफर्मेशन होगी, वो भी वो अपनी डिजाइनिंग के टाइम पे डिसाइड करेगा। उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, मतलब जब उसने कंफर्मिंग पार्टी को चूज किया तो पहले भी अगर उसने मान लो कि लास्ट ईयर भी वही ऑडिट कर रहा था और लास्ट ईयर जब उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, तो उसको भी वो कंसिडर करेगा। उसके साथ साथ उसको किस वे से कम्युनिकेशन करनी है, कौन से मेथड से कम्युनिकेशन करनी है, क्या उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करनी है, फिजिकल फॉर्म में करनी है या किसी और रिटर्न फॉर्म में करनी है, उसको भी वो कंसिडर करेगा। उसके साथ साथ एबिलिटी को कंसिडर करेगा उसकी कंफर्मिंग पार्टी की, क्या जिस पार्टी से मैं ये इंफॉर्मेशन मंगवा रहा हूं वो पार्टी कंपिटेंट भी है, उसके पास नॉलेज भी है, वो मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर भी देगी या नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपका ऑडिटर डिजाइन करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और जब वो एक बार डिजाइन करेगा उसके बाद उसको भेज देगा। क्या भेज देगा, उस रिक्वेस्ट को उस कंफर्मिंग पार्टी को भेज देगा। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो ये डिमांड करती है कि उसको फॉलोअप भी रखना है रिक्वेस्ट के साथ, तो वो फॉलोअप भी रखेगा। तो मुझे बता दो कौन कौन से स्टेप आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा जब वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ड्राफ्ट करेगा। नंबर 1, सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए किस मैटर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करेगा कि जो उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन से ऑब्टेन करनी है। दूसरा, वो अपनी कंफर्मिंग पार्टी को सेलेक्ट करेगा। तीसरा, वो डिजाइनिंग करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, और चौथा, उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन को वो भेज देगा। ठीक है, फिर आता है आपके कुछ सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन, मैम मान लो कि हमारा ऑडिटर मैनेजमेंट के पास गया, उसने बोला कि मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है आपके डेटर्स को, आपके रिसीवेबल्स को, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स को, मुझे बैलेंस की कंफर्मेशन चाहिए और मुझे ऐसा करो। उसने सेलेक्ट कर लिए सैंपल्स, उसने 10-15 लोगों के नाम सेलेक्ट कर लिए अपने डेटर्स के, और उसने उस 10-15 लोगों के जो डेटर्स उसने सेलेक्ट करे उसने मैनेजमेंट को उनके नाम दिए और उसने बोला कि मैनेजमेंट मुझे इनके एड्रेसेस दो, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया। मतलब मैनेजमेंट मना कर रही है ऑडिटर को कि तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत भेजो। उस केस में एसए 505 कहता है कि सबसे पहले ऑडिटर तुम मैनेजमेंट से पूछो, इंक्वायरी करो कि मैनेजमेंट क्या है वो रीजंस जिसकी वजह से तुम मुझे मना कर रहे हो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत भेजो, और उसके रीजन को तुम इवैल्यूएट करो कि क्या तुम्हें ये रीजन जस्टिफाइड लगता है कि नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है कि क्या करोगे इस डेटर को तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज के, ये कभी रिप्लाई नहीं देता है, इसका तो एड्रेस ही चेंज हो गया, ईटीसी। तुम उसके दिए हुए रीजंस को क्या करो, इवैल्यूएट करो। उसके बाद तुम ये देखो कि जो मैनेजमेंट ने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम अपने डेटर्स को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, उसका इफेक्ट तुम्हारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क के ऊपर क्या आ रहा है। मतलब जो तुम्हारी इनिशियल असेसमेंट थी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैनेजमेंट के मना करने से। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मैनेजमेंट ने डेटर्स में कोई फ्रॉड किया हुआ है, इस वजह से आपकी मैनेजमेंट नहीं चाहती कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजो। तो ऑडिटर को अपनी जो इनिशियल असेसमेंट थी रिस्क की, उसको भी रिवाइज करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ
ऐसे कहता है कि ऑडिटर अगर मैनेजमेंट मना कर रही है लेकिन तुम्हें तो अल्टीमेटली कंफर्ट लेना है अपने ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें अदर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अदर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और जब तुमने मैनेजमेंट के रीजंस को इवैल्यूएट किया और तुम्हें पता लगा कि मैनेजमेंट के पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं थी, ये सारे स्टेप तो क्या हो गए जब मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन तुम्हें ठीक लगी, लेकिन जब तुमने मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन को देखा और तुमने उसकी इवैल्यूएशन करी और तुम्हें उसकी जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं लगी, या फिर ऑडिटर ने जब अदर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहे वो कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर पाया, इसका मतलब वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाया, उस केस में एसए 505 कहता है कि इस बात को तुम किसको बताओ, जाके अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। किसके साथ कम्युनिकेशन करो, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करो एज पर एसए 260, और इसकी इंप्लीकेशन देखो कि तुम्हारी ऑडिट के ऊपर क्या आ रही है। ऑडिट के ऊपर मतलब तुम्हारी रिस्क के ऊपर, तुम्हारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन क्या आ रही है, उसके साथ साथ इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है तुम्हारे ऑडिट ओपिनियन के ऊपर। सो दिस वाज योर एसए 505। एक बार फटाफट इसकी समरी बता दो एसए 505 क्या है। तो एसए 505 बात करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है वो ऑडिट एविडेंसेस जो आपका ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब आपकी कंफर्मिंग पार्टी, वो फिजिकल फॉर्म में ऑब्टेन कर सकता है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्टेन कर सकता है, या किसी और रिटन फॉर्म में ऑब्टेन कर सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो टाइप की होती है, एक आपकी इंटरनल एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपकी दो टाइप की होती है, एक आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एक आपकी नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन। पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है जहां पे आपकी कंफर्मिंग पार्टी हमेशा रिप्लाई देगी, चाहे वो अग्री करे चाहे वो डिसअग्री करे। नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है जहां पे आपकी कंफर्मिंग पार्टी तभी रिप्लाई देगी जब वो डिसअग्री करेगी। उसके बाद हमने देखा कि जब ऑडिटर अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ड्राफ्ट करेगा तो वो किन किन चीजों को कंसिडर करेगा। सबसे पहले ऑडिटर को ये पता होना चाहिए, ये डिटरमाइन करेगा कि उसको कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब क्या उसको अकाउंट बैलेंस के ऊपर कंफर्ट लेना है या उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट को कंफर्म करना है। उसके बाद हमारा ऑडिटर क्या करेगा, हमारा ऑडिटर सेलेक्ट करेगा एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी जिसके पास नॉलेज हो, जो हमारे इस कंफर्मेशन का जवाब दे सके। उसके बाद हमारा ऑडिटर डिजाइन करेगा हमारी कंफर्मेशन को, और जो वो डिजाइन करेगा वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था, कंफर्मिंग पार्टी की नॉलेज कैसी है, राइट तो इन सारे एक्सपीरियंस, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके मेरा ऑडिटर क्या करेगा, ड्राफ्ट करेगा अपनी एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जब वो ड्राफ्ट कर देगा उसके बाद उसको सेंड कर देगा, और प्लस अगर फॉलोअप रिक्वायर्ड है तो फॉलोअप भी करेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां पे आपकी मैनेजमेंट मना कर देती है ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने से, तो सबसे पहले आपका ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा रीजंस कि मेरी मैनेजमेंट क्यों मना कर रही है। सबसे पहले वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट बताओ कि तुम क्यों मना कर रही हो, और जो भी रीजंस मैनेजमेंट उसे देती है उन रीजंस को इवैल्यूएट करेगा। दो सिचुएशन हो सकती हैं कि जब हमारे ऑडिटर ने मैनेजमेंट के दिए हुए रीजंस को इवैल्यूएट किया तो या तो उसको मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन ठीक लगी या तो ठीक नहीं लगी। अगर तो ठीक नहीं लगी तो वो ये देखेगा कि इसका इफेक्ट मेरी ऑडिट पे क्या आ रहा है, और इस मैटर को वो कम्युनिकेट कर देगा टीसीडब्ल्यूजी को, और इसका इफेक्ट देखेगा उसके ओपिनियन पे क्या आ रहा है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन उसको ठीक लगी तो वो अपनी जो इनिशियल असेसमेंट थी रिस्क की, उसकी रीअसेसमेंट देखेगा कि कहीं उसको अपने ओरिजिनल असेसमेंट जो उसकी रिस्क की थी उसको उस रिस्क की असेसमेंट को दोबारा से रिस्क रीअसेस करना है या नहीं करना है। उसके साथ साथ उसको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर आपका ऑडिटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाएगा। उस केस में भी उसको इस मैटर को एक तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी को, दूसरा उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इफेक्ट देखना पड़ेगा अपनी इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट और इम्प्लीकेशन ऑन दी ऑडिट ओपिनियन। सो दिस वाज योर एसए 505। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इस एसए को आपको समझाने में तो नहीं, बट फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि जितनी नॉलेज आप लेकर आए होगे इस क्लास में, आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा ही होगी जब आपने इस क्लास को देखकर बंद किया होगा, चाहे 1% से क्यों ना बड़ी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू like it
and thank you so much for coming to the channel and subscribe to the channel, and you can put comment on in comment section. Thank you so much. Bye.